Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, MCQ टॉपिक बाय टॉपिक का आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के MCQs फॉर क्लास 12। तो पहला MCQ है द मैक्सिमम वर्क डन इज पॉसिबल इन दिस प्रोसेस। ये चार प्रोसेस दिए हुए हैं, इनमें पॉसिबिलिटी क्या है कि वर्क डन सबसे ज़्यादा हो। जब भी किसी MCQ का आंसर आपको मालूम हो या उसके बारे में आप सोच रहे हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आंसर दीजिए और फिर उसके बाद करेक्ट आंसर को भी समझ लीजिएगा। तो आइए इसके पहले आंसर को समझते हैं, और अगर वो आपको आंसर पता है तो पॉज करके इसका आंसर दीजिए, और नहीं मालूम तो आइए मालूम करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब चूंकि मैक्सिमम वर्क डन की बात हो रही है तो मैक्सिमम वर्क डन उसी सूरत में होगा जब डेल्टा U की वैल्यू 0 होगी। और डेल्टा U 0 कब होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और टेम्परेचर कांस्टेंट में हमारा प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रहे कि यहाँ ना गैस के एक्सपेंशन की बात की जा रही है और ना ही कंप्रेशन की, सिर्फ वर्क डन की पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आइसोथर्मल के अंदर सिस्टम को दी जाती है वो 100% वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी मैक्सिमम वर्क डन पॉसिबल है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। MCQ नंबर 2, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अगर हम इंटरनल एनर्जी के फार्मूले को देखें किसी भी प्रोसेस के लिए तो होती है डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। चूँकि बात हो रही है आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है। तो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। MCQ नंबर 3, इफ नो हीट फ्लोज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम द प्रोसेस इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का फ्लो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। MCQ नंबर 4, द एरिया बाउंडेड बाय एन आइसोथर्मल एंड एन एडियाबैटिक कर्व इन अ PV डायग्राम फॉर अ हीट इंजन रिप्रेजेंट्स। किसी भी PV डायग्राम के जो कर्व होता है उसके अंडर जो एरिया है उसे वर्क डन से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो या फिर आइसोबैरिक हो। हर PV डायग्राम के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होता है दैट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। MCQ नंबर 5, a thermodynamic process in which the change in volume of the system is 0 tells that। वो सिस्टम जिसमें वॉल्यूम का चेंज 0 हो जाए, इसका मतलब है कि उसमें फिर वर्क डन भी नहीं होगा। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन देखें तो A ऑप्शन में मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम की बात की जा रही है, B में मैक्सिमम वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात की जा रही है, और D में वर्क डन मिनिमम बाय द सिस्टम की बात की जा रही है। जबकि हमें मालूम है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वहाँ वर्क डन भी नहीं होगा। तो यानी द वर्क डन ऑन एंड बाय द सिस्टम इज 0, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 6, अ डोमेस्टिक प्रेशर कुकर इज बेस्ड ऑन। ये जो प्रेशर कुकर होता है जब ये सील कर दिया जाता है तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, और वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस का नाम आइसोकोरिक प्रोसेस है। MCQ नंबर 7, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो एक्सटर्नल वर्क इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्क डन नहीं होता, अभी डिस्कस हुआ कि वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, जिसको उर्फ़े आम में हम कामचोर यानी आइसोचोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वर्क डन नहीं होगा तो सारी की सारी हीट उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा B आइसोकोरिक प्रोसेस। MCQ नंबर 8, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर। तो करेक्ट आंसर हो गया C टेम्परेचर। MCQ नंबर 9,
इन आइसोबैरिक प्रोसेस द वर्क इज डन इक्वल टू, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन किसके इक्वल है, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है PV इज इक्वल टू nRT का। अगर टेम्परेचर चेंज होगा आइसोबैरिक के अंदर तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो P डेल्टा V बराबर हो गया NR डेल्टा T के। और ये जो P डेल्टा V है ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट आंसर हो गया NR डेल्टा T। MCQ नंबर 10, when gas is compressed under adiabatic conditions its temperature, जब भी किसी गैस को कंप्रेस किया जाएगा तो कंप्रेशन की वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे मॉलिक्यूल का कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेटरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली होता है। तो जैसे ही इन मॉलिक्यूलों की ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इनका टेम्परेचर भी राइज कर जाएगा। इसका मतलब है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। MCQ नंबर 11, Boyle's law holds good for an ideal gas in a process called, Boyle's law में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। MCQ नंबर 12, फॉर इंटरनल एनर्जी चेंज इन सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ द हीट एंड डन 800 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W का फार्मूला यूज़ किया हमने। यहाँ जो हीट सप्लाई की जा रही है सिस्टम को वो है 2 किलो कैलोरी और जबकि वर्क डन 800 जूल है, यानी दोनों के यूनिट डिफरेंट हैं। अब ऑप्शंस देखें तो सारे ऑप्शन जूल में दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि हमें यहाँ जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है एनर्जीज की उसको भी जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 किलो कैलोरी को हमने जूल में कन्वर्ट किया, किलो मीन्स 1000 और कैलोरी मीन्स 4.2। डेल्टा U फाइंड करना है और जबकि वर्क डन बाय द सिस्टम 800 जूल है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.2 ये हो गया 8400 और 800 यहाँ आके माइनस हो गया। तो जब हमने 8400 से 800 माइनस किया तो आंसर आ गया 7600 जूल। तो करेक्ट आंसर हो गया B। नाउ MCQ नंबर 13, द PV डायग्राम शोज इन द फिगर इज फॉर। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है नो चेंज इन वॉल्यूम, और वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया B, एन आइसोकोरिक चेंज। MCQ नंबर 14, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड इज कॉल्ड। वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट अलाउ नहीं होती उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। MCQ नंबर 15, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मियरली अ स्टेटमेंट ऑफ। ये जो फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है, लिहाजा द करेक्ट आंसर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। MCQ नंबर 16, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहा जाता है। MCQ नंबर 17, इन एडियाबैटिक प्रोसेस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें एडियाबैटिक प्रोसेस में पता है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट का फ्लो नहीं होता, यानी डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर हो गया C, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। MCQ नंबर 18, वर्क डन बाय एन एक्सपैंडिंग गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन रिजल्ट्स इन। तो जब भी किसी गैस को एक्सपैंड कराया जाएगा तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल की जो कोलिजन है वो कम हो जाएगा, जिससे उनकी एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होने से इनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया टेम्परेचर डिक्रीज। MCQ नंबर 19, विच इक्वेशन एक्सप्रेसेस द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा U टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W आइसोथर्मल की करेक्ट एक्सप्रेशन है। MCQ नंबर 20, विच इक्वेशन डिस्क्राइब्स
द सिचुएशन व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ वर्क डन नहीं होगा, और जब वर्क डन नहीं होगा तो जितनी हीट हमने सिस्टम को सप्लाई की हुई है वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज को इंक्रीज कर देगी। तो करेक्ट एक्सप्रेशन हो गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। MCQ नंबर 21, गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम V1 to V2 एट प्रेशर P, वर्क डन इज। तो हमें मालूम है कि जो वर्क डन का फार्मूला है वो P डेल्टा V का है, और डेल्टा V का मतलब है V2 माइनस V1। तो करेक्ट आंसर हो गया P टाइम्स V2 माइनस V1। MCQ नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल्स हैं और ये किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में चेंज हो सकते हैं, जबकि R एक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इनमें से थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट कौन सा नहीं हो सकता, वो है R, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। MCQ नंबर 23, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दो फॉर्म में हम लिखते हैं, एक डेल्टा की फॉर्म में और एक डी की फॉर्म में। तो स्मॉल चेंज अगर होगा तो हम डी यूज़ करते हैं, और लार्ज चेंज होगा तो डेल्टा यूज़ करते हैं। तो ये है हमारी डेल्टा की फॉर्म में थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन। MCQ नंबर 24, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज गिवन बाय। तो जो वर्क डन का फार्मूला है वो है P डेल्टा V जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर प्रेशर चेंज हो रहा हो और वॉल्यूम को हम बहुत स्मॉल चेंज से रिप्रेजेंट करना चाहें तो फिर वर्क डन को हम P dV के फार्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क डन हो गया P डेल्टा V इन अ वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। MCQ नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और उसी सूरत में पॉसिबल है जब हम सिस्टम में चेंज बहुत ही स्लो तरीके से करें, चाहे वो एक्सपेंशन हो या वो कंप्रेशन हो। जबकि यहाँ अगर आप पहले ऑप्शन को देखें तो उसमें कहा गया है द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द बर्स्ट ऑफ टायर। जब टायर बर्स्ट होता है तो उसमें रैपिड चेंज होता है, या आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में लिखा है द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच अ साउंड वेव इज पासिस थ्रू। तो जो साउंड का ट्रेवल है एयर के अंदर वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, आइसोथर्मल नहीं होता। जबकि क्लाउड फॉर्मेशन भी एडियाबैटिक प्रोसेस से होती है। ऑप्शन डी को चेक करें तो उसमें लिखा है स्लो कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो आइसोथर्मल का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज बहुत स्लो हो। MCQ नंबर 26, what is the internal energy change in system that has absorbed 800 joule of heat and work done is 500 joule। इस MCQ में अगर आप देखें तो दोनों वैल्यूज़ आपको जूल में दी हुई हैं और ऑप्शंस भी जूल में दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे फार्मूले को तो ये दोनों वैल्यू डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हीट एब्जॉर्ब 800 जूल है और वर्क डन 500 जूल है। तो 800 में से 500 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर मिल गया 300 जूल। MCQ नंबर 27, विच वन ऑफ द टर्म्स इज रिलेटेड विद थर्मोडायनामिक्स। ये जो तीन टर्म्स हैं सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, इन तीनों का ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से थर्मोडायनामिक के सिस्टम से होता है, क्योंकि सिस्टम से अगर हीट सराउंडिंग की तरफ जाएगी तो दरमियान में उसको बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इन तीनों का ताल्लुक थर्मोडायनामिक की ब्रांच से है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 28, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम डिस्कस करते हैं हीट और वर्क डन का आपस में कन्वर्जन। इसका मतलब है कि टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर डिस्कस होती ही है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है थर्मोडायनामिक्स की वो है हीट और वर्क डन का। यानी थर्मोडायनामिक असल में डिस्कस करता है कि सिस्टम कैन डू वर्क। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। MCQ नंबर 29, साइक्लिक पाथ इज वन इन विच इनिशियल स्टेट इक्वल टू।
साइक्लिक कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें स्टार्ट और एंडिंग एक ही पॉइंट पर हो। इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल स्टेट इक्वल होगी उसके फाइनल स्टेट के। MCQ नंबर 30, an ideal gas is expand to double of its initial volume. Which of these process would result in maximum work done? याद रहे कि MCQ नंबर 1 में जो हमें कंडीशन दी गई थी वो थी पॉसिबल मैक्सिमम वर्क डन, जिसका आंसर था आइसोथर्मल प्रोसेस। ये लेकिन यहाँ एक आइडियल गैस की एक्सपैंड की कंडीशन लगाई गई है कि उसका वॉल्यूम जो है एक्सपैंड होता हुआ डबल हो जाए। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मैक्सिमम वर्क डन करेगा? तो इसके लिए हमें ग्राफ से इसको समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन में गैस के वर्क डन एडियाबैटिक कैसे करता है। तो आइए सबसे पहले हम एक पीवी डायग्राम को समझते हैं, जिसमें हमने एक पॉइंट ले लिया है जिसका इनिशियल प्रेशर हमने P1 मान लिया है और इनिशियल वॉल्यूम उसका V1 है। अब इस पॉइंट से इस पीवी डायग्राम पर इस गैस को हमें करवाना है एक्सपेंशन। तो हमने आइसोबैरिक के तरीके से इसको एक्सपेंड करवाया और इसका वॉल्यूम हो गया ट्वाइस ऑफ V1, यानी जो कंडीशन यहाँ दी गई है कि एक्सपेंड टू डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, वो हमने इस पर अप्लाई कर दी। तो इसका वॉल्यूम डबल हो गया जबकि प्रेशर कांस्टेंट है। ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस में नो चेंज इन वॉल्यूम, जबकि प्रेशर उसका चेंज हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें आइसोथर्मल की, तो ये है इसका आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें स्लोली प्रेशर चेंज होता है और एडियाबैटिक में रैपिडली प्रेशर चेंज हो रहा है। इसमें जो ग्रीन लाइन है उसका आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो रेड कलर की जो यहाँ कर्व बनी हुई है ये एडियाबैटिक को शो कर रही है। एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है। अब हमें इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व। तो अगर हम इस ब्लू कलर की लाइन को देखें जो आइसोकोरिक को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके अंडर कोई एरिया नहीं आता, यानी आइसोकोरिक का वर्क डन 0 है। तो आइसोकोरिक का वर्क डन 0 है, जबकि एडियाबैटिक का जो प्रोसेस है, ये जो रेड कर्व है, ये इसका प्रोसेस इससे ज़्यादा है, यानी आइसोकोरिक का 0 वर्क डन है, जबकि एडियाबैटिक का ये एरिया जो है रेड कलर में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये एडियाबैटिक का वर्क डन है। यानी एडियाबैटिक कर्व के नीचे जो एरिया है वो है एडियाबैटिक का वर्क डन, जबकि जो ग्रीन कर्व है इसके नीचे है आइसोथर्मल का एरिया अंडर द कर्व यानी वर्क डन। तो ये एडियाबैटिक से भी ज़्यादा होता है। तो आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबैटिक से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप आइसोबैरिक के नीचे एरिया को देखें तो ये सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आइसोबैरिक का जो वर्क डन है यानी एरिया अंडर द कर्व है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस MCQ का आंसर हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें वर्क डन अकॉर्डिंग टू दिस PV डायग्राम सबसे ज़्यादा होता है और जो कंडीशन हमें दी गई है उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आइए इसी MCQ को ज़रा थोड़ी डिफरेंट व्यू में हम देखें कि एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, विच ऑफ दीज प्रोसेस वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम वर्क डन। अब अगर गैस कंप्रेस हो रही है और उसके इनिशियल वॉल्यूम का हाफ हो रहा है तो अब उसका मैक्सिमम वर्क डन कैसे होगा? तो वही 4 प्रोसेस दिए हुए हैं। इन चारों प्रोसेस को अगेन हम एक PV डायग्राम से या रिप्रेजेंट करवाएंगे और उसमें एक पॉइंट हमने ले लिया जिसका इनिशियल प्रेशर P1 और इनिशियल वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ V1 हमने सपोज कर लिया। जब हम इसको आइसोकोरिक तरीके से देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिसमें नो चेंज इन वॉल्यूम, जबकि आइसोबैरिक तरीके से इसका वॉल्यूम 2V1 से V1 हो गया यानी इसका हाफ हो गया। तो ये कर्व जो है ये रिप्रेजेंट करता है आइसोबैरिक प्रोसेस को। अब अगर मुझे यहाँ पर एडियाबैटिक कर्व को शो करना है और आइसोथर्मल को कर्व को शो करना है तो याद रहे कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है और आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। तो ये लाइन कम स्लोप वाली है, ग्रीन कलर का जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है आइसोथर्मल कर्व को, और इससे ज़्यादा वाला जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करता है एडियाबैटिक प्रोसेस को। तो ग्रीन वाला कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस, रेड वाला कर्व एडियाबैटिक। ये जो प्रीवियस हमारी MCQ थी उसमें जब गैस एक्सपैंड हो रही थी तो ये दोनों रिवर्स में थे। याद रहे कि एडियाबैटिक का स्लोप हमेशा
ज़्यादा होता है तो स्लोप निकाल, किसी पॉइंट पर हम स्लोप निकाल के इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आइए अब इनके वर्क डन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि होता है एरिया अंडर द कर्व। तो सबसे पहले हम इस लाइट ब्राउन कलर की एरिया अंडर द कर्व यानी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया इसका वर्क डन, जबकि ब्लू लाइन की जो वर्क डन की वैल्यू है यानी एरिया अंडर द कर्व है वो तो 0 है। तो इसका मतलब ये होगा आइसोबैरिक का वर्क डन इस आइसोकोरिक से ज़्यादा होता है। तो आइसोबैरिक वर्क डन इज ग्रेटर देन आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का तो वर्क डन नहीं होता। लेकिन अगर हम इस ग्रीन वाले कर्व यानी इस आइसोथर्मल की बात करें तो वो इस आइसोबैरिक से भी ज़्यादा होता है। तो आइसोथर्मल का जो कर्व है वो आइसोबैरिक से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इस रेड वाले कर्व को देखें जो एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका वर्क डन तो इस ग्रीन वाले से यानी आइसोथर्मल से भी ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा गैस के कंप्रेशन में जो वर्क डन होता है वो एडियाबैटिक का होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। MCQ number 32. If the system goes from two different paths to same final state, then Q1 and W1 and Q2 and W2 are heat absorbed and work done, then 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि 2 डिफरेंट पाथ हैं लेकिन उनकी फाइनल स्टेट सेम है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है Q माइनस W। तो पहली वाली इंटरनल एनर्जी जो कर्व है, पहला कर्व जो पहला पाथ है, उसका फार्मूला हो जाएगा Q1 माइनस W1, जबकि सेकंड वाले कर्व का जो फार्मूला हो जाएगा वो Q2 माइनस W2 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन है उसमें करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। MCQ नंबर 33. A sample of 0.1 gram of water at 100 degrees centigrade and normal pressure, जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रिक्वायर्स 50 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। If the volume of the steam produced is 167.1 cc यानी सेंटीमीटर क्यूब, the change in internal energy of the sample is। आपको डिफरेंट ऑप्शंस में जो आंसर दिए हुए हैं जूल में दिए हुए हैं, इसीलिए आप फर्स्ट लॉ जब अप्लाई करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ को जूल में कन्वर्ट करते हुए यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें अमाउंट ऑफ हीट यहाँ जो सिस्टम को एब्जॉर्ब करवाई गई है वो है 50 कैलोरी, जिसको हम 4.2 से मल्टीप्लाई करके डेल्टा क्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा क्यू की वैल्यू, जबकि डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है और वॉल्यूम का चेंज हो रहा है 0.1 ग्राम यानी सीसी। याद रहे कि वाटर का जो मास होता है ग्राम में वही उसका वॉल्यूम होता है सीसी के अंदर। तो 0.1 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब है इसका वॉल्यूम होगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया जब ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम होगा 167.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया 167.1 माइनस 0.1, और ये है चूंकि सेंटीमीटर क्यूब में हमें इसको मीटर क्यूब बनाना होगा तो हमने इसके साथ लगा दिया 10⁻⁻⁶। तो सेंटीमीटर क्यूब बन गया मीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। अब यहाँ 10⁻⁵ और 10⁻⁻�6 बन गया 10⁻⁻�1, जिससे ये वैल्यू हो जाएगी 0.1, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 167, जबकि 50 मल्टीप्लाई बाय 4.2 हो गया 210। और इन दोनों वैल्यू से जो आंसर आ गया यानी 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 1.013, ये हो गया 0.1013, जिसको हमने यहाँ निगलेक्ट किया हुआ है। जबकि इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आ गया 167। जब 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 17 के इक्वल हो जाएगा, या आप इसको 16.7 या 16.9 भी लिख सकते हैं। अब 16.9 या 17 को जब हम 210 में से माइनस करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा 193 जूल। MCQ नंबर 34. In thermodynamics, first law is related with, हमें पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होता है।
तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। MCQ नंबर 35, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो डेल्टा U है 0 हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी सेम हो गई, उसका चेंज 0 हो गया, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W के बराबर आ गया, और यही इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 36, अ थर्मल इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर कंटेन्स एन आइडियल गैस, इट इज हीटेड थ्रू अ resistance coil of 100 ohm, bypasses a current of 1 ampere for 5 minutes, then change in internal energy of the gas is। अब यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, जबकि कंटेनर के जो वॉल्यूम है उसको फिक्स किया गया है। तो एक रिजिड कंटेनर है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना होगा, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से देयर विल बी नो वर्क डन, तो P डेल्टा V की वैल्यू 0 हो गई, और हमारे पास फार्मूला आ गया हीट एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मुझे इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है, तो हीट एनर्जी यहाँ से कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी किसी भी एनर्जी को हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, जबकि पावर का फार्मूला है I स्क्वायर R का, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, और टाइम को हमने T से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस फार्मूले में हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओहम, और टाइम की वैल्यू 5 मिनट्स, जिसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो सेकंड्स बन जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसलिए कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 60 30 हो गया, और ये उसके साथ 3 0 यानी थाउजेंड्स आ गए, तो ये आ गया 30,000 जूल यानी 30 किलो जूल। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया 30 किलो जूल। MCQ नंबर 37, इंटरनल एनर्जी इज डैश ऑफ द पाथ। इंटरनल एनर्जी किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, यानी वो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो करेक्ट आंसर हो गया A। MCQ नंबर 38, when the amount of work done is 333 calorie and internal energy is 167 calorie, then the heat supplied is। यहाँ हमें दोनों वैल्यू कैलोरीज में दी हुई है, तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्ट इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वर्क डन 333 है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 167 है। जब हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन दोनों को ऐड किया तो हमें आंसर मिल गया 500 कैलोरीज। MCQ नंबर 39, when heat is given to isobaric process then। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब ये है कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल हमें कहता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस पर जब भी आप सिस्टम को हीट देते हैं वो उसका वर्क डन भी परफॉर्म करता है और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करती है। तो आप देखिए ऑप्शन ए में वर्क डन की बात कर रहा है बाय द सिस्टम, और बी के अंदर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस के इंक्रीज की बात कर रहा है। तो ये दोनों बातें आइसोबैरिक में अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी बोथ ए एंड बी। MCQ नंबर 40, अ गैस एक्सपेंड्स 0.25 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर 1.0 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन वर्क डन इज। तो सिंपली हमें वर्क डन का फार्मूला P डेल्टा V अप्लाई करना है। तो प्रेशर हमारे गिवन है 1000 और वॉल्यूम है 0.25। 1000 का 0.25 यानी 25% या हाफ ऑफ द हाफ क्वार्टर होता है 250 जूल। तो सिंपली आप इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। परसेंटेज की फॉर्म में 1000 का 25% निकाल लें, या 0.25 क्वार्टर होता है तो 1000 का क्वार्टर हो गया। 0.25 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये हो गया 250 जूल। MCQ नंबर 41, a monoatomic gas is thermally insulated, so no heat can flow between it and its surrounding. It is possible for the temperature of gas to rise। यानी सवाल पूछ रहा है कि is it possible for the temperature of the gas to rise? क्या टेम्परेचर राइज हो सकता है जबकि हीट का फ्लो नहीं हो रहा?
तो पहला ऑप्शन है यस द टेम्परेचर कैन राइज इफ द वर्क इज डन बाय द गैस। तो यहाँ गैस ने कोई वर्क तो किया नहीं है, ठीक है, फिर क्या टेम्परेचर उसकी वजह से तो राइज हो ही नहीं सकता। दूसरा है कि नो द ओनली वे दैट द टेम्परेचर कैन राइज इफ द हीट इज एडेड टू द गैस। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बगैर हीट सप्लाई किए हुए भी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन को देखें, यस द टेम्परेचर कैन राइज इफ द वर्क डन ऑन द गैस, यानी अगर किसी गैस पर काम किया जाए, उसे कंप्रेस किया जाए तो उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है। लेकिन आइए ज़रा स्टेटमेंट नंबर डी को भी देख लेते हैं कि नो द ओनली वे दैट द टेम्परेचर कैन राइज इज बाय एडिंग मोर मॉलिक्यूल इन द कंटेनर। तो ये बात भी सही नहीं है कि मॉलिक्यूल ऐड करने से फिर प्रेशर और बाकी चीज़ों में भी चेंज आ सकता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी कि यस टेम्परेचर कैन बी राइज इफ द वर्क डन इज ऑन द गैस, यानी आप गैस पर वर्क डन करेंगे तो उससे उसका टेम्परेचर राइज हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 42, टू आइडेंटिकल गैसेस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एंड एडियाबैटिकली, वर्क डन इज मोर इन। याद रहे कि हमने इससे पहले डिटेल एक एमसीक्यू बनाई जिसमें गैस एक्सपैंड हो रही थी, तो वर्क डन ज़्यादा किस में होता है, वो होता है हमारा, इस ग्राफ के लिहाज से आप देखें कि गैस अगर एक्सपैंड होती है तो एरिया अंडर द कर्व किसका ज़्यादा है, वर्क डन एडियाबैटिक का ये पिंक वाला है, और जो आइसोथर्मल का है वो ये पूरा पिंक और ब्लू दोनों है। तो इसका मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा जब गैस कोई एक्सपैंड हो रही होगी। तो करेक्ट आंसर हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। एमसीक्यू नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 4 डिफरेंट वर्डिंग्स में यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, हमें चेक करना है कि फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट कौन सी। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें, इसको फर्स्ट लॉ पे इसको फिट करने की कोशिश करें कि डिफरेंस बिटवीन द हीट गिवन टू द सिस्टम यानी डेल्टा क्यू एंड द वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू का जो डिफरेंस है वो है वर्क द सिस्टम अपीयर्स एज एन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी जो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू का डिफरेंस है वो उसकी इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। लेकिन आइए ज़रा चेक करते हैं कि क्या बाकी तीनों रॉन्ग हैं कि नहीं। तो दूसरा दिया है कि डिफरेंस बिटवीन वर्क डन एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यानी डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू नहीं होता है। तो ये जो फार्मूला है ये रॉन्ग है। जबकि सी के अंदर सम ऑफ हीट एब्जॉर्ब यानी डेल्टा क्यू का प्लस एंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है कि वर्क डन करते हैं तो इंटरनल एनर्जी और हीट सप्लाई होती है। तो ये फार्मूला भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है। जबकि लास्ट देखें कि सम ऑफ हीट एब्जॉर्ब यानी डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू का जो प्लस है वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू के बराबर नहीं होती। तो इन चारों फार्मूलों को अगर आप देखें, जो स्टेटमेंट है इसको हमने मैथमेटिकली लिखा है, तो करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है ए ऑप्शन का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 44, a monatomic gas of an n moles is heated from temperature T1 and T2 under the two different conditions. पहली कंडीशन है constant volume और सेकेंड है constant pressure. So the change in internal energy is, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, चाहे आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को चेंज करवाएं या कांस्टेंट प्रेशर पे कराएं, इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन ए में सिर्फ बात की गई है कि इंटरनल एनर्जी पार्ट 1 यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज़्यादा होती है, या ऑप्शन बी में दिया है कि कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा होती है, जबकि हमें मालूम है कि इंटरनल एनर्जी दोनों में सेम होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया सेम फॉर द बोथ केसेस, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो या कांस्टेंट प्रेशर हो, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो दोनों केस में सेम होगा। MCQ नंबर 45, if the system goes from two different paths to same final state, then the change in internal energy for both system is। तो प्रीवियस MCQ को ज़रा अब यहाँ डिफरेंट अंदाज में पूछा गया है, और यहाँ बात की जा रही है दो डिफरेंट पाथ की, दो कर्व के या ऐसे पाथ के जिनकी फाइनल स्टेट सेम होती है, तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। MCQ नंबर 46, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी आपको यहाँ
इनकरेक्ट स्टेटमेंट सर्च करनी है। आइसोबैरिक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, लिहाजा उसका चेंज जीरो होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ, दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज जीरो, बिल्कुल सही, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता, तो बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी को देखें, इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज जीरो, यानी टेम्परेचर का चेंज जीरो होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन में कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट का फ्लो नहीं होता, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो कब होती है, वो तो एडियाबैटिक में होता है, जबकि यहाँ आइसोथर्मल की बात की जा रही है। तो इन तीनों में से जो आखिरी वाला ऑप्शन है वो है इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट एमसीक्यू का आंसर हो गया डी। एमसीक्यू नंबर 47, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। याद रहे कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा, यानी सिस्टम को जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हीट सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पहले ऑप्शन में देखें हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। और सेकंड पार्ट में देखें हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये हो गई करेक्ट ऑप्शन। लेकिन जरा बाकी ऑप्शन देखें कि हीट रिलीज इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होगा। जब हीट रिलीज करता है तो सिस्टम ऑन द वर्क डन जो होता है वो ऑन द सिस्टम होता है, जबकि डी ऑप्शन में हीट रिलीज हो रही है, वर्क डन भी हो रहा है और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी हो रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी तो जीरो होती है उसका चेंज। लिहाजा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर हम फार्मूले से भी देख लें तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो गया और हीट जो भी सप्लाई करेंगे वो वर्क डन के इक्वल होगा, और वो हमारा ऑप्शन बी है। एमसीक्यू नंबर 48, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन which its internal energy decreases by 300 joule if at the same time 130 joule of work is done on the system, find the heat loss by the system। अब यहाँ इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी -300 जूल, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो ये भी -130 जूल हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ हीट इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो -300 हो गया डेल्टा यू, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो 130 भी माइनस में हो गया, तो -300 और -130 हो गया -430 जूल। तो करेक्ट आंसर हो गया -430 जूल, यानी यहाँ जो हीट है वो लॉस हो रही होगी, यही माइनस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि एमसीक्यू में भी लिखा है। ना एमसीक्यू नंबर 49, द वर्क डन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय। वर्क डन हम निकालते कैसे हैं, एरिया अंडर द कर्व से। तो यहाँ ऑप्शन में देखें तो आपको डिफरेंट एरिया की बात कर रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो पीवी ग्राफ का होता है, ना कि प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर एंट्रोपी। तो अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वो होता है एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। MCQ number 50, a thermodynamics process such as compression or expansion done very quickly will nearly be। वो प्रोसेस जिसमें हमें बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंशन या कंप्रेशन करना होता है, वो कंडीशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो करेक्ट आंसर हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। MCQ नंबर 51, द ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस इज। ये चार ग्राफ आपको दिए हुए हैं, इसमें से आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ देखना है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो वो हो गया ऑप्शन ए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये हो गया आइसोबैरिक का ग्राफ। नाउ एमसीक्यू नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा आपको काम को रैपिडली करना होगा, चाहे वो एक्सपेंशन का हो या कंप्रेशन ऑफ गैस का। तो आप देखें कि यहाँ ए पार्ट में कह रहा है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। हमें ढूंढना है विच वन इज नॉट। बर्स्ट ऑफ टायर, ये भी बड़ी रैपिडली होता है। क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी बड़ी रैपिड फॉर्म कर रहे होते हैं क्लाउड। तो ये तीनों प्रोसेस एडियाबैटिक हैं, जबकि फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस जो है ये
एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के एमसीक्यूज। मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।